जरा सोचिए, मान लीजिए एक मुस्लिम पति हैं और वो अपनी पत्नी को उनके मेहर के कर्ज के बदले में कोई कीमती जायदाद देते हैं। हाँ। अब पहली नजर में तो ये एक तोहफा लगता है। हाँ बिल्कुल, लगता तो तोहफा ही है, उदारता का काम। लेकिन हाँ। क्या हो अगर उस तोहफे के बदले में पत्नी अपना मेहर का हक छोड़ रही है? हाँ। मतलब कुछ लेन देन हो रहा है, तो क्या ये अब भी सिर्फ एक साधारण हिबा है, मतलब एक नॉर्मल तोहफा, या कानून इसे किसी और तरह से दिखता है? और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ तोहफा है तो शायद जुबानी भी चल जाए, है ना? लेकिन अगर ये कुछ और है तो क्या इसे बाकायदा लिखवाना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, जैसे हम कोई जमीन खरीदते बेचते हैं वैसे? ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए, यही आज हमारी इस गहन पड़ताल का मुद्दा है। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो ये दो चीजें हैं ना, हिबा यानी साधारण तोहफा, हाँ। और हिबा बेअवज मतलब किसी चीज के बदले में दिया गया तोहफा, इनके बीच का जो कानूनी फर्क है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारे पास इसके लिए कुछ कानूनी टेक्स्ट है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती मामला भी है, उससे काफी मदद मिलेगी। हाँ, उस केस पर हम आएंगे। तो हमारा मकसद क्या है? यही कि ये जो बारीक सा लेकिन बहुत अहम कानूनी अंतर है उसे साफ करें और देखें कि असल जिंदगी में, खासकर प्रॉपर्टी के लेन देन में, इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने कहा, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, खासकर जब कानून की नजर से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो शब्द है हिबा, इसका मतलब क्या है एकदम आसान भाषा में? देखिए, हिबा सीधा सा अरबी शब्द है, मतलब है तोहफा, गिफ्ट। मुस्लिम कानून के हिसाब से हिबा तब होता है जब कोई एक व्यक्ति बिना किसी चीज के बदले में, ये ध्यान रखिएगा, बिना किसी लेन देन के। अच्छा, ठीक है। तो मतलब बिना किसी कंसिडरेशन के अपनी मर्जी से दिया। हाँ। और इसको कानूनी तौर पर पक्का मतलब वैलिड मानने के लिए क्या शर्तें हैं? क्या सिर्फ कह देना काफी है कि मैंने ये तुम्हें दिया? नहीं, सिर्फ कहना काफी नहीं है। एक वैलिड हिबा के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, जो तोहफा दे रहा है उसकी तरफ से तोहफा देने की साफ घोषणा, मतलब इरादा जाहिर करना, इसे इजाब कहते हैं। इजाब, ठीक है। दूसरी बात, जो तोहफा ले रहा है उसकी तरफ से उसे मंजूर करना, स्वीकार करना, कबूल। ये रजामंदी वो बोलकर भी दे सकता है या इशारे से, हाव भाव से भी जाहिर हो सकती है। अच्छा, इजाब और कबूल। हाँ। और तीसरी और ये शायद सबसे अहम है, वो है तोहफे वाली चीज का कब्जा, पोजेशन, जिसे कब्जा कामिला भी कहते हैं। ये कब्जा तोहफा लेने वाले को सौंप देना। कब्जा सौंपना, हाँ, ये थोड़ा सा मतलब क्या है इसका? क्या हमेशा चाबी देनी होगी या घर खाली करना होगा? नहीं, देखिए, कब्जा कैसे दिया जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि तोहफे में दी क्या चीज जा रही है, प्रॉपर्टी कैसी है। ये असली कब्जा हो सकता है, जैसे मकान है तो चाबी दे दी, जमीन है तो उस पर ले जाकर खड़ा कर दिया, या फिर ये कंस्ट्रक्टिव कब्जा, मतलब प्रतीकात्मक कब्जा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए देने वाला और लेने वाला एक ही घर में रह रहे हैं और वही घर तोहफे में दिया जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि देने वाला घर छोड़ के चला जाए, बस उसकी घोषणा और लेने वाले की मंजूरी काफी हो सकती है कब्जा मान लेने के लिए। अच्छा। अहम बात यह है कि कानून को ये दिखना चाहिए कि हाँ भाई, मालिकाना हक असल में ट्रांसफर हो गया है, कंट्रोल बदल गया है। और एक खास बात जो साधारण हिबा की है वो ये कि अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं, मतलब घोषणा, स्वीकृति और कब्जा, तो इसे लिखना या रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। मतलब जुबानी हिबा भी उतना ही पक्का है। ये इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो सामान्य नियम हैं उनसे अलग करती है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। एक और तरह का तोहफा है हिबा बिल एवज। हिबा बिल एवज, इसमें ये एवज, ये क्या बला है? एवज का मतलब होता है बदला, प्रतिफल, या अंग्रेजी में कहें तो कंसिडरेशन। तो हिबा बिल एवज का मतलब हुआ ऐसा तोहफा जो किसी चीज के बदले में दिया गया हो। ये साधारण हिबा की तरह नहीं है कि बस दे दिया। यहाँ कुछ दिया जा रहा है तो बदले में कुछ लिया भी जा रहा है। तो फिर ये तो एक तरह का सौदा हो गया। तोहफा कैसे रहा फिर ये? हाँ, बस यही वो कानूनी नुक्ता है जिस पर सारी बहस टिकी है और यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। देखिए, एक और मिलती जुलती चीज होती है हिबा बा शर्तुल एवज। वो क्या है? वो ऐसा तोहफा होता है जो इस शर्त पर दिया जाए कि भविष्य में लेने वाला देने वाले को कुछ देगा।
लेकिन भारत में जो ज्यादातर मसले आते हैं ना, वो हिबा और हिबाबिल एवज के बीच के फर्क को लेकर ही आते हैं। अच्छा। और इस फर्क को समझने के लिए हमें एक बहुत अहम केस देखना होगा, गुलाम अब्बास बनाम श्रीमती रजिया बेगम। हाँ, ये नाम तो सुना, गुलाम अब्बास केस। क्या था इसमें, क्या हुआ था? ये मामला असल में इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच तक गया था। हाँ। कहानी ये थी कि एक मुस्लिम पति थे, अमजद अली खान। उन्होंने अपनी पत्नी रजिया बेगम को एक घर दिया था। ठीक। रजिया बेगम का कहना था कि ये घर उन्हें उनके मेहर के कर्ज के एक हिस्से के बदले में मिला है। उनका कुल मेहर शायद 15,000 रुपए था और ये घर करीब 2,500 रुपए के मेहर के बदले में दिया गया था। अच्छा, तो मेहर के बदले में घर, तो फिर झगड़ा किस बात का था? झगड़ा इसी बात का था कि ये जो घर दिया गया ये वैध था या नहीं, क्योंकि ये सब जुबानी हुआ था, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। ओहो। अब निचली अदालतों ने, ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपील कोर्ट ने रजिया बेगम के हक में फैसला दे दिया। उन्होंने मान लिया कि हाँ, ये एक वैध मौखिक तोहफा है, मुस्लिम कानून में हो सकता है। लेकिन मामला फिर हाई कोर्ट की फुल बेंच के पास गया और वहाँ एक बहुत बुनियादी कानूनी सवाल खड़ा किया गया। क्या सवाल था वो? सवाल बिल्कुल साफ शब्दों में था, क्या 100 रुपए से ज्यादा कीमत की कोई अचल संपत्ति जैसे घर या जमीन एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मेहर के कर्ज के बदले में मौखिक रूप से दे सकता है, जबकि मेहर की रकम भी 100 रुपए से ज्यादा हो? अच्छा। सवाल ये भी था कि क्या ऐसा लेन देन सिर्फ एक तोहफा है या तोहफों का कोई मिश्रण है जो जुबानी हो सकता है, या फिर ये असल में एक बिक्री यानी सेल है जिसे कानूनन सिर्फ एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिए ही किया जा सकता है। ये 100 रुपए वाली बात सुनने में तो आज बहुत कम लगती है ये रकम, लेकिन कानूनी तौर पर शायद ये अब भी प्रासंगिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ये सीमा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से चली आ रही है और तकनीकी रूप से अचल संपत्ति की बिक्री के रजिस्ट्रेशन के लिए ये आज भी लागू है। भले ही आज 100 रुपए की कोई कीमत न लगे, पर कानून में ये सीमा अभी भी है। तो सवाल यही था कि मेहर के बदले दिया गया ये घर, जिसकी कीमत यकीनन 100 रुपए से ज्यादा थी, क्या बिना रजिस्ट्रेशन के वैध हो सकता है? तो फिर दोनों तरफ से क्या दलीलें दी गईं? जाहिर है पति के जो दूसरे वारिस थे, अपीलकर्ता गुलाम अब्बास, वो कह रहे होंगे कि ये ट्रांसफर गलत है, अवैध है। हाँ बिल्कुल, गुलाम अब्बास की सीधी दलील थी कि देखिए, ये कोई साधारण हिबा नहीं है, ये मुफ्त का तोहफा नहीं है, क्योंकि ये घर मेहर के कर्ज के एवज यानी बदले में दिया गया है, तो ये हुआ हिबा बिल एवज। और उनकी दलील थी कि भारतीय कानून में हिबा बिल एवज को कानूनी तौर पर बिक्री, सेल माना जाता है, और क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए से ज्यादा थी, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 कहती है कि इसे रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही किया जाना चाहिए था, बिना रजिस्ट्रेशन के ये लेन देन अवैध है। ठीक है, ये तो वो अपीलकर्ता का पक्ष। और रजिया बेगम की तरफ से क्या कहा गया? उनका तो दावा था कि तोहफा है। हाँ, उनकी तरफ से एक बड़ा दिलचस्प तर्क दिया गया। कहा गया कि ये लेन देन असल में 2 अलग-अलग तोहफों का एक साथ होना था। 2 तोहफे कैसे? ऐसे कि पति ने घर का तोहफा दिया, जो कि मुस्लिम लॉ में जुबानी हो सकता है, और पत्नी ने अपने मेहर के कर्ज का तोहफा दिया, यानी कर्ज माफ कर दिया, जो कि जुबानी हो सकता है। तो जब दोनों हिस्से जुबानी तौर पर वैध हैं, तो ये पूरा लेन देन भी बिना रजिस्ट्रेशन के वैध माना जाना चाहिए। अरे वाह, ये तो बड़ा स्मार्ट तर्क है, 2 तोहफों का कॉम्बिनेशन। तो कोर्ट में क्या कहा, मान लिया इसे? नहीं, कोर्ट ने इस 2 तोहफों वाली थ्योरी को नहीं माना। फुल बेंच ने साफ कहा कि ये 2 अलग-अलग इंडिपेंडेंट लेन देन नहीं थे, ये एक ही डील का हिस्सा थे। घर का दिया जाना और मेहर का माफ होना, ये दोनों काम एक साथ एक ही लेन देन में हुए थे। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई थी कि एक के बिना दूसरी हो ही नहीं सकती थी, और उन्होंने दस्तावेजों में इस्तेमाल हुए शब्दों पर ध्यान दिया। बिल एवज देन मेहर, मतलब साफ था कि ये मेहर के कर्ज के बदले में था, ये बिना किसी प्रतिफल के यूं ही दिया गया तोहफा नहीं था। तो कोर्ट ने मान लिया कि एवज यानी कंसिडरेशन मौजूद था। तो फिर कोर्ट ने हिबा बिल एवज की कानूनी हैसियत पर क्या कहा? क्या ये तोहफा है या बिक्री है या कुछ और? कोर्ट ने इस पर काफी विस्तार से बात की। उन्होंने माना कि हो सकता है शुरुआती इस्लामी कानून में हिबा बिल एवज की शक्ल कुछ और रही हो, लेकिन भारत में जो इसका रूप विकसित हुआ है उसमें एवज या प्रतिफल शुरू से ही सौदे का हिस्सा होता है। ये कोई बाद में दिया जाने वाला वॉलंटरी तोहफा नहीं होता, बल्कि लेन देन की शर्त होती है।
और कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भारत में जो हिबा बिल एवज प्रचलित है वो अपने सार में, अपने कानूनी नतीजों में एक बिक्री यानी सेल है। बिक्री, सेल। अच्छा, और मेहर के कर्ज को किस नजर से देखा गया? वो तो कर्ज है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि मेहर अगर वो तय हो चुका है और बकाया है, डिफर्ड या प्रॉम्प्ट, तो वो पत्नी का पति पर एक कर्ज है, डेट। और जब कोई देनदार यानी डेटर यानी पति अपने लेनदार यानी क्रेडिटर यानी पत्नी को कर्ज चुकाने के लिए कोई संपत्ति देता है तो ये कानून की नजर में बिक्री ही मानी जाती है। जैसे कोई अपना लोन चुकाने के लिए अपनी कार या जमीन दे दे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये कर्ज का भुगतान है संपत्ति के जरिए। फिर कोर्ट ने इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 से जोड़ा। धारा 54? हाँ, वो बिक्री की परिभाषा देती है। सही। धारा 54 कहती है कि बिक्री क्या है? कीमत के बदले मालिकाना हक का हस्तांतरण। अब सवाल था कि क्या मेहर के कर्ज की माफी कीमत यानी प्राइस मानी जा सकती है? ये अहम सवाल है। कोर्ट ने कहा हाँ, बिल्कुल मानी जा सकती है। कीमत का मतलब सिर्फ नकद पैसा होना जरूरी नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी रकम शामिल हो सकती है जिसे तय किया जा सके, जिसका मूल्य पैसे में आंका जा सके, जैसे कि एक बकाया कर्ज। मेहर का कर्ज ठीक इसी कैटेगरी में आता है। अच्छा, तो मतलब कर्ज की माफी भी कीमत हो सकती है बिक्री के लिए। ये तो बहुत बहुत अहम नुक्ता है। तो फिर आखिरकार फुल बेंच का फैसला क्या रहा? रजिया बेगम के हक में या खिलाफ? फैसला रजिया बेगम के खिलाफ तय। फुल बेंच ने बिना किसी शक शुबे के एकदम स्पष्ट रूप से कहा, 100 रुपए से ज्यादा कीमत की अचल संपत्ति का मौखिक हस्तांतरण अगर वो एक मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी को 100 रुपए से ज्यादा के मेहर कर्ज के बदले में किया है तो वो कानूनी तौर पर वैध नहीं है। नॉट वैलिड। यानी वो जुबानी ट्रांसफर बेकार हो गया। हाँ। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा लेन देन न तो साधारण हिबा है और न ही ये दो तोहफों का कोई मिश्रण है जिसे जुबानी किया जा सके। ये एक बिक्री है जिसे केवल एक पंजीकृत विलेख रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से ही प्रभावी किया जा सकता है। और कोर्ट ने उन सभी पुराने फैसलों को भी ओवररूल कर दिया जिनमें इससे अलग राय दी गई थी। तो गुलाम अब्बास केस ने एक तरह से मतलब पानी साफ कर दिया। नाम आप भले ही हिबा बिल एवज रख लें, मतलब बदले में तोहफा, लेकिन अगर असल में लेन देन हो रहा है, कीमत अदा हो रही है, चाहे वो कर्ज माफी ही क्यों ना हो, और प्रॉपर्टी इमूवेबल है, 100 रुपए से ज्यादा की है, तो भैया वो बिक्री ही मानी जाएगी और रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। कानून लेन देन की असलियत देखता है, उसके ऊपर लगाए गए नाम या लेबल को नहीं। तो अब अगर हम इसे मतलब आम लोगों के लिए समेटें तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हिबा और हिबा बिल एवज में वो कौन सी एक चीज है जो सारा फर्क डाल देती है? वो एक चीज है एज, कंसिडरेशन, प्रतिफल। अगर प्रॉपर्टी दी जा रही है बिना किसी चीज के बदले में तो वो हिबा है, और अगर वो जुबानी घोषणा, स्वीकृति और कब्जे के साथ हुई है तो वो वैध है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। ठीक। लेकिन अगर प्रॉपर्टी किसी भी तरह के एज या बदले में दी जा रही है, चाहे वो पैसा हो, कोई दूसरी चीज हो या मेहर जैसे कर्ज की माफी हो, तो वो हिबा नहीं, वो है हिबाबल एवज। और कानून की नजर में अगर वो अचल संपत्ति है और 100 रुपए से ज्यादा की है तो वो बिक्री है, सेल। और बिक्री होने का सीधा मतलब है कि फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नियम लागू होंगे, खासकर रजिस्ट्रेशन वाला नियम, धारा 54 वाला। एकदम सही। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में खास धारा है, सेक्शन 129। वो कहती है कि इस एक्ट के जो गिफ्ट्स यानी तोहफों से जुड़े नियम है वो मुस्लिम कानून के तहत होने वाले तोहफों यानी हिबा पर लागू नहीं होंगे। हाँ, ये छूट है। हाँ, ये एक तरह की बचत या छूट है। इसीलिए साधारण हिबा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता अगर वो बाकी शर्तें पूरी करता है। लेकिन गुलाम अब्बास केस ने ये साफ कर दिया कि ये छूट सिर्फ शुद्ध तोहफों के लिए है। हिबा बिल एवज क्योंकि वो असल में बिक्री है, वो इस छूट के दायरे में नहीं आता। उस पर बिक्री वाले नियम ही लगेंगे और 100 रुपए से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये समझना तो भाई बहुत ही जरूरी है। तो इसका असल जिंदगी में क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए कोई अपनी पत्नी को मेहर के बदले में कोई जमीन या मकान देना चाहता है, तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? इसके कई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। पहला तो है कानूनी सलाह का। अगर कोई आपके पास ऐसी स्थिति लेकर आता है तो वकील का फर्ज है कि साफ बताएं कि देखिए, आप भले ही इसे तोहफा समझ रहे हो या कह रहे हो, लेकिन अगर ये मेहर या किसी और चीज के बदले में है तो कानून इसे बिक्री मानेगा।
तो सिर्फ जुबानी कह देने से या सादे कागज पर लिख देने से काम नहीं चलेगा। तो फिर करना क्या होगा? सिर्फ कहने से नहीं चलेगा तो? यही दूसरा पहलू आता है दस्तावेजीकरण का, डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे ट्रांसफर के लिए एक प्रॉपर सेल डीड यानी बिक्री विलेख बनवाना पड़ेगा। उस डीड में साफ साफ लिखना होगा कि ये प्रॉपर्टी किस एवज या कंसिडरेशन जैसे मेहर की रकम के बदले में दी जा रही है। उस पर जो भी जरूरी स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो देनी होगी और फिर उसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर बाकायदा रजिस्टर करवाना होगा। सिर्फ हिबा बिल एवज का इकरारनामा लिख लेना और उसे रजिस्टर ना कराना ये काफी नहीं है, वो ट्रांसफर अवैध माना जा सकता है। यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कोई नॉर्मल खरीद फरोख्त होती है। बिल्कुल। और तीसरा पहलू है मुकदमेबाजी का, लिटिगेशन स्ट्रैटेजी। अगर ऐसे किसी ट्रांसफर को लेकर बाद में कोई झगड़ा होता है, मान लीजिए पति के कोई और वारिस उसे कोर्ट में चुनौती देते हैं, तो मुकदमे में सारा फोकस इसी बात पर रहेगा कि क्या कोई एवज शामिल था। अच्छा। अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ एवज था, जैसे मेहर का कर्ज माफ हुआ, तो फिर अगली चीज देखी जाएगी कि क्या रजिस्ट्रेशन हुआ था। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो ट्रांसफर को अवैध ठहराना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर एवज नहीं था तो? और अगर ये साबित हो जाए कि कोई एवज नहीं था, ये एक बिल्कुल शुद्ध बिना किसी लेन देन का हिबा था, तो फिर बचाव करने वाले को सिर्फ हिबा की वो 3 शर्तें साबित करनी होंगी: घोषणा, स्वीकृति और कब्जा। फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। ये तो वाकई बहुत ध्यान रखने वाली बातें। जरा सी चूक या गलतफहमी हो जाए तो पूरी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ही खटाई में पड़ सकता है। तो अगर हमें आज की इस पूरी बातचीत के मान लीजिए 4-5 सबसे जरूरी नुक्ते याद रखने हो तो वो क्या होंगे? हाँ, मेरे ख्याल से 4 बातें सबसे अहम है। एवज ही कुंजी है। हिबा शुद्ध तोहफा और हिबा बिल एवज बदले में तोहफा के बीच का सबसे बड़ा फर्क एवज यानी प्रतिफल का होना या न होना है। ठीक है। दूसरा, हिबा बिल एवज असल में बिक्री है। भारतीय कानून में हिबा बिल एवज को कानूनी तौर पर सेल माना जाता है, खासकर जब उसमें कंसिडरेशन शामिल हो। तीसरा, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर हिबा बिल एवज के जरिए 100 रुपए से ज्यादा कीमत की अचल संपत्ति दी जा रही है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। संपत्ति का सिर्फ जुबानी ट्रांसफर कानूनन मान्य नहीं है। गुलाम अब्बास मामले ने यकीनन इस उलझे हुए मसले पर बहुत जरूरी स्पष्टता दी है। ये दिखाता है कि कानूनी मामलों में लेन देन का असली रूप क्या है, उसकी नीयत क्या है, ये उसके नाम से कहीं ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। कानून जो नजर हमेशा पर्दे के पीछे की हकीकत पर होती है, नाम पर नहीं जाती। ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाता है। हमने देखा कि साधारण हिबा के लिए भी कब्जा देना जैसी शर्तें हैं जो कभी कभी पूरी नहीं होती होंगी, और हिबा बिल एवज के लिए तो रजिस्ट्रेशन जैसी बाकायदा कानूनी औपचारिकताएं हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय में जो अक्सर अनौपचारिक रूप से परिवार के अंदर ही भरोसे पर संपत्ति के लेन देन या बंटवारे हो जाते हैं, होते हैं, खासकर बिना पूरी लिखा पढ़ी या कानूनी सलाह के, तो उन्हें भविष्य में कितनी गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अगर इन अलग अलग नियमों का ध्यान ना रखा गया हो। देखिए, एक बहुत ही अहम और गंभीर चिंता है, क्योंकि ये जो अनौपचारिक पारिवारिक व्यवस्थाएं होती हैं ना, ये अक्सर प्यार, मोहब्बत, विश्वास पर चलती हैं। उनमें इन कानूनी बारीकियों पर कौन ध्यान देता है? सही बात है। लेकिन होता क्या है कि वक्त बीतने पर, या मान लीजिए रिश्तों में कोई बदलाव आ गया या किसी एक पक्ष की मृत्यु हो गई, तो यही जो अनौपचारिक लेन देन थे, यही बड़े कानूनी झगड़ों की जड़ बन जाते हैं। अगर हिबा की शर्तें पूरी नहीं हुई या हिबा बिल एवज का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो बाद में संपत्ति पर अपना हक जताना या उसे डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो सही दस्तावेजीकरण और वक्त पर ली गई कानूनी सलाह ही ऐसे आने वाले खतरों से बचा सकती है, वरना बहुत दिक्कतें आ सकती हैं।